अच्छा जनाब, तो डोपिंग डोपिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। चले, अच्छा जनाब, डोपिंग आ गया। अच्छा जनाब, अच्छा जी, अब बेसिकली जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वी डोप द पर्टिकुलर लेयर, ठीक है। और कितना डोप करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कितना उसको पॉजिटिवली डोप करना है या नेगेटिवली डोप करना है, ठीक है। और जितना हमने पॉजिटिवली या नेगेटिवली डोप करना होता है उसी लिहाज से फिर हमें कैरियर की कंसंट्रेशन भी उसी लिहाज से देखनी पड़ती है। कैरियर मीन के चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों और चाहे वो होल्स हों, ठीक है। तो हमने जो फॉर एग्जांपल अगर हम थर्ड से कर रहे हैं या फिफ्थ से कर रहे हैं, फास्फोरस से कर रहे हैं या बोरॉन से कर रहे हैं या आर्सेनिक से कर रहे हैं, तो आर्सेनिक के कितने एटम की अवेलेबिलिटी हमें है, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ताकि आप अपनी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन को डोपिंग कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकें, ठीक है। तो it is inversely proportional as the carrier concentration is keep on increasing, you can see over here, ठीक है, ये यहाँ पे एरो जा रहा है मेरा, ठीक है, कर्सर जा रहा है, ठीक है। जो जो कैरियर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है, ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन जो है वो कम होती चली जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पे मिनिमम है रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, चाहे वो एन की है चाहे वो पी की है। देयर आर टू डिफरेंट कर्व्स, वन इज द पी और अनदर वन इज द एन। वन इज फॉस्फोरस डोप एंड अदर वन इज बोरॉन डोप, ठीक है। तो ये एन और पी व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है। कैरियर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम उस वक्त होगी जिस वक्त होगी आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ द डोप ऑब्वियसली मिनिमम होगी, मीन कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एंड इट विल बी मोर कंडक्टर। तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रोल प्ले करें, होल्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं वाइल दिस जो है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जी हमें कितनी कंसंट्रेशन रखनी है। 10⁻12 एटम्स चाहिए, 10⁻11 एटम्स ऑफ द बोरॉन और फास्फोरस चाहिए, तो 10⁻, ये लॉग है बाय द वे, ये ग्राफ इज द लॉगरिथमिक ग्राफ नॉट द लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो जो जो फिर आप उस लिहाज से देखते हैं तो आप देखते हैं कि अगर मुझे इतनी कंसंट्रेशन चाहिए तो मुझे वहां पे कितनी रेजिस्टिविटी होगी बोरॉन की या उसकी फास्फोरस की, ठीक है। तो आप फिर उस लिहाज से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैरियर्स जो हैं वो अकोमोडेट करते हैं। उसी लिहाज से फिर आप जो बोरॉन देंगे या फास्फोरस देंगे उनकी जो एटॉमिक जो उसकी मोलिकुलर कंसंट्रेशन है वो आप उसी लिहाज से ज़्यादा रखते हैं ताकि ज़्यादा एटम्स आपको फास्फोरस या बोरॉन के अवेलेबल हो ताकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप अटेन कर सके। वो कॉन्सेंट्रेशन और रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करें, ठीक है जी। डोपिंग के अब मेरे पास दो तरीके होते हैं, वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, जिसको अभी हम देख लेते हैं, और इसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा वो भी अभी आज हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ द फॉर्म मटेरियल दैट इज impurity into a structure region of another material, ठीक है। डिफ्यूजन का प्रोसेस किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकता है, और मटेरियल की कोई भी फेज हो सकती है। हमारे पास तीन किस्म के फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, गैशियस फेजेस एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट करती हैं, और आपके पास सॉलिड फेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट कुड बी इन एनी फेज एंड बिटवीन एनी फेज, सॉलिड टू सॉलिड हो सकता है, गैस टू गैस हो सकता है, गैस टू सॉलिड हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड हो सकता है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फेज कैन बी यूज्ड, जिसके अंदर आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है जी। और डिफ्यूजन प्रोसेस की तीन मेजर एप्लीकेशन है। वन इज कॉल्ड थ्री मेजर एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन माइक्रो फैब्रिकेशन, डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल टू प्रोड्यूस पीएन जंक्शंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पीजो रेजिस्टर्स, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर रेजिस्टर को बनाना है, ठीक है, तो आप वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन की कंसंट्रेशन को अकॉर्डिंगली वेरी करके आप वहां पे उसको रेजिस्टर या पीजो रेजिस्टर
बना सकते हैं। अगर वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में होगा तो वो पीजो रेजिस्टर हो जाएगा, अगर वो सिंपल मटेरियल में होगा तो वो सिंपल रेजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोसेसेस, ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्साइड आपको पता है कि इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रो फैब्रिकेशन के अंदर, ठीक है। इंसुलेटर तो होते ही होते हैं, इंसुलेटर के अलावा हम इसको सेक्रीफिशियल लेयर के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं। सेक्रीफिशियल लेयर वो लेयर होती है जो कि अल्टीमेटली हम पूरे के पूरे वेफर से रिमूव कर देते हैं और वहां पे फिर एक बेसिकल स्पेस रह जाती है, और दो उस स्पेस के दरमियान में ऊपर वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो सस्पेंड हो जाता है ओवर द बेस स्ट्रक्चर। तो सैक्रिफिशियल लोअर लेयर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऑक्साइड से कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह केमिकल वेपर डेपोजिशन के प्रोसेस के अंदर भी डिफ्यूजन हो रही होती है कि यू रिएक्ट समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट, और वो जो उसका बेसिकली प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ग्रेजुअली सबस्ट्रेट के अंदर डिफ्यूज करना शुरू करता है, और वहां पे फिर आप डिफ्यूजन के बाद केमिकल रिएक्शन होता है और वहां पे फिर आप एक पर्टिकुलर मटेरियल की लेयर को ग्रो करते चले जाते हैं थ्रू केमिकल वेपर डेपोजिशन, सीवीडी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। अगेन चैप्टर 8 में आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन का प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द फिक्स लॉ। फिक्स लॉ क्या कहता है? फिक्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो लिक्विड है, दिस इज द वन फेज लिक्विड एंड दैट इज द अनदर वन, liquid A having certain concentration of C1 and liquid B having certain concentration of the C2. This is the liquid B. And we want to see how this liquid 1 is going to diffuse in the liquid B. ठीक है, डिफ्यूजन के जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप अगर एक बीकर के अंदर पानी लें और उसमें आप एक ड्रॉप इंक का डाल दें, यू विल सी कि इट विल कीप ऑन डिफ्यूजिंग, और अल्टीमेटली एक सर्टेन टाइम के बाद तमाम का तमाम पानी, वो डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द इंक, ब्लू या रेड या ब्लैक, ठीक है, वो सारे का सारा पानी का कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली कलर जो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जिस वक्त आप वो ड्रॉप फेंकते हो, ठीक है, और वो सरफेस के ऊपर जाता है पानी की, तो वहां पे जहां पे वो ड्रॉप इन कांटेक्ट आता है, हेलो, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। अच्छा, वो मैंने कहा शायद वो मेरे पास बात का तो उसका लिंक थोड़ा सा वीक हुआ, तो मैंने कहा शायद। अच्छा, ठीक है, तो जो ही आपकी जो ही वो जो इंक का ड्रॉप है सरफेस के साथ टच करता है, वहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है, और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिफ्यूज होते 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 पूरे के पूरे पानी में वो फैल जाता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर लो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो फिक्स लॉ क्या कहता है? फिक्स लॉ कहता है जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिक्विड ए जो कि है जिसको हम डिफ्यूज करवाने जा रहे हैं लिक्विड बी के अंदर, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स, दिस इज एक्स डिस्टेंस ना, दिस इज एक्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट सरफेस, अवे फ्रॉम द दिस इज द इनिशियल कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट इज द पोजीशन ऑफ द इनिशियल सरफेस, ये वाली है, दिस इज एक्स नॉट, इनिशियल सरफेस है, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना चाह रहे हैं? सी ए एट एक्स नॉट एंड सी ए एट पर्टिकुलर एक्स, concentration of liquid A at a particular distance x naught। हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज यस नहीं आ सर। रही थी सर पीछे। अब आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, यस सर। सर, यस। ठीक है। इसमें देखो सी ए इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द liquid A at particular distance, at a particular distance x away from the top surface। x naught is this surface, this is our x naught, ठीक है, इनिशियल सरफेस जहां पे आपका लिक्विड ए इट इज कम इन कांटेक्ट विद द लिक्विड बी, ठीक है। और दो चीजें निकल सकती हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि सी ए की जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एक्स नॉट मीन एट द इनिशियल सरफेस जहां पे ऑब्वियसली इट शुड बी मैक्सिमम, और एनी अदर डिस्टेंस अदर देन एक्स नॉट दैट इज एक्स, कि किसी और डिस्टेंस एक्स के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगी? तो वो होगी कि सी ए विल बी सी ए एक्स नॉट maximum concentration minus concentration at any particular distance x, this is the maximum concentration minus the concentration at x divided by x naught minus x, ठीक है। और that will be del c, obviously difference of the concentration between these, for example this point and this point, ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन का क्या डिफरेंस होगा और एक्स डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। वो बेसिकली हमें बताएगा कि एट दिस एक्स सी ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ठीक है। तो जिस वक्त ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करते हो तो उसको आप माइनस डी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। तो the above expression may be expressed in different form of the equation, that is minus d and minus d delta c over delta x, change in difference of the concentration versus difference of the distance between the 2 point, that is maximum and the desired point, और minus d हमारे पास diffusivity of atom A into B होती है, a material constant for a specific pair of material in the process, ठीक है। कि दो ये हर एक मटेरियल की, हर दो मटेरियल्स की ये एक यूनिक वैल्यू होती है। हमें फॉर एग्जांपल जैसे आपने वाटर के अंदर एक देखनी है तो हमें बेसिकली एक डिफ्यूजिविटी लेयर बनेगी मिलेगी, जो कि डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर, डिफ्यूजिविटी ऑफ इंक इन द वाटर डिफाइन कर रही होगी, और वहां से हम बेसिकली उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ माइनस डी, जो कि माइनस अंडरस्कोर डी अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में होती है, वो हम वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। और उसको आप इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड ए एट एनी डिजायर्ड पॉइंट एक्स के ऊपर हम निकाल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डी यूजुअली इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, ऑब्वियसली जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है डिफ्यूजिविटी भी उसी लिहाज से इंक्रीज करती चली जाती है। रीजन बिहाइंड के मॉलिक्यूलर एटम्स की जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है, जो जो टेम्परेचर बढ़ता है वो ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी जिस वक्त ज्यादा होती है तो वो बेसिकली उनकी जो स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द डिफ्यूजन है वो भी उसी लिहाज से बढ़ती चली जाती है। आवाज आ रही है जनाब? यस सर, आ रही है। अच्छा चले ठीक है, अच्छा जी ठीक है जनाब, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास ये डेल्टा डी अंडरस्कोर डी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन है, मींस के सॉलिड के ऊपर सॉलिड है। फॉर एग्जांपल आपके पास सिलिकॉन का सबसेट है दैट इज सॉलिड, और उसके ऊपर आपने कोई फॉर एग्जांपल उसके ऊपर आपने कोई ट्राइक्लोरोफ्लोराइड फ्लोरीन की करने के लिए, या बोरोन फास्फाइड, ठीक है, फॉस्फे उसकी सॉरी नॉट द फास्फाइड, फास्फाइड के लिए कौन सा इस्तेमाल होता था हमारे पास एलिमेंट, दैट वाज फॉस्फीन, दैट वाज फॉस्फीन PH3, ठीक है। फॉस्फीन बेसिकली आप उसके साथ, तो आप उसकी एक लेयर सॉलिड की लेयर के ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर बिछा देते हैं, दोनों सॉलिड है, ठीक है। एक फिजिकल लेयर है उसकी फॉस्फीन की, और एक फिजिकल लेयर है सबस्ट्रेट की जो कि सिलिकॉन का है, तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इन द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो डोपिंग ऑफ द सिलिकॉन विद बोरोन और द आर्सेनिक और द फॉस्फेट और द फास्फोरस, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड सॉलिड की डिफ्यूजन का केस है। लेट जे द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स boron, arsenic or the phosphate to be diffused into the base substrate material, that is for example silicon, can be computed by minus d del c over curly x, ठीक है। d is the diffusivity, c is the concentration of the foreign materials in the substrate जो कि एटम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स की आ रही हैं, देखिए डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर विल बी गिवन टू यू, फॉर एग्जांपल 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कहेगा जी 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आर्सेनिक का मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आर्सेनिक है, या आप आर्सेनिक को कर रहे हैं, तो दिस विल बी योर आर्सेनिक वैल्यू, दैट विल बी 0.1 रफली, अंडरस्कोर डी विल बी, ठीक है, अंडरस्कोर डी विल बी पुट ओवर हियर, और डेल्टा सी ओवर डेल्टा एक्स आपके पास कॉन्सेंट्रेशन नोन होगी, तो किसी भी एक्स के ऊपर आप उसकी जे को एटम्स जितने उसके अंदर डिफ्यूज होंगे फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, 1150 होगा तो ये है, 1200 होगा तो ये है, तो उसके लिहाज से आप उसकी एटम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्युबिलिटी, higher the temperature, higher the diffusion efficiency, does not hold for the solid diffusion। कि ये हमेशा ये नहीं होता कि आपका टेम्परेचर के साथ साथ हमेशा ये ग्राफ बढ़ता चला जाए। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, जैसा फॉर एग्जांपल आफ्टर दिस टेम्परेचर हियर, आफ्टर दिस टेम्परेचर ओवर हियर एंड आफ्टर दिस टेम्परेचर ओवर हियर, ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग नाउ, इट इज डिक्रीजिंग नाउ,
is decreasing now. It does not always happen कि आपका जो बेसिकली ये फिनोमेना है कि टेम्परेचर के साथ हमेशा डिफ्यूजिविटी ने बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, ये हमेशा सही नहीं होता। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फिर आगे फर्दर जो है उसकी डिफ्यूजिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है जनाब। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 1220 डिग्री सेल्सियस के बाद आर्सेनिक, 1350 के बाद बोरॉन और 1230 के बाद फास्फोरस जो है वो उसकी जो डिफ्यूजिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है एज पर इस प्रोसेस, ठीक है जी। अब डिफ्यूजन इक्वेशन क्या है हमारे पास? डिफ्यूजन इक्वेशन ये है, फॉर एग्जांपल दो अगेन हमारे पास दो मटेरियल्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन मटेरियल और उसके ऊपर आपके पास एक लेयर है, ठीक है, दिस इज द लेयर, और उस लेयर के अंदर आप कोई पर्टिकुलर मटेरियल, ये फॉर एग्जांपल आपके पास मास्किंग लेयर है, ठीक है। मास्क लेयर हम किस लिए बचाते हैं? फॉर एग्जांपल हमने कोई एक पर्टिकुलर रीजन जो है उसको डोप करना है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, अगर मैं इसको डिजाइन करूं, ये हमारे पास अगर सबस्ट्रेट है और उसका ये रीजन हमने डोप करना है, ठीक है। तो अगर हमने ये रीजन इसका डोप करना है तो ऑब्वियसली हमें इस रीजन में नहीं चाहिए होगी, तो हम इस रीजन को पूरा का पूरा मास्क कर देते हैं। मास्क के भी डिफरेंट, ये मास्क अब लिथोग्राफी जिस वक्त पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो मास्क एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर ये व्हाइट वाली जो है दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और आपने सिर्फ वो एरिया खाली रखा हुआ है जहाँ पे भी प्रोटेक्टिव नहीं है जो आपने डोप करना है, और उसके ऊपर आपने एक सॉलिड की लेयर बिछा दी है जिसकी एक कंसंट्रेशन है CS, डिपेंडिंग अपॉन के आपको कितनी कंसंट्रेशन किस रीजन में चाहिए। आप यहाँ पे बेसिकली डोप करना चाह रहे हैं इतना डीप, ठीक है। दिस इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस x ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक फॉरेन मटेरियल की, और फिर फॉरेन मटेरियल ग्रेजुअली इसके अंदर डोप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसका रिलेशनशिप क्या है? करली सी एट x एट एनी टाइम इंटरवल t with respect to the time rate of change of concentration. This is basically rate of change of concentration at any particular distance x and at any particular time t equals to d curly square over c of x of t and multiplied by the x divided by the dx square, ठीक है। x again is the desired point जहां पे हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर x 0 है, सॉरी सी x एट टाइम t 0, c at particular value x at time t0 will be 0, ठीक है। अच्छा, c concentration at any distance x जो कि 0 है at particular time t will be CS, initial concentration, ठीक है। ये क्या, ये बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे है? ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे है। when x is 0, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बढ़ना नीचे, ठीक है। when x is 0 at any time interval t, जो concentration of the foreign material है that is CS, तो C will be CS at पहली condition this one, C concentration at x distance, any x distance at time t0 is 0, क्योंकि अभी डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो किसी एक पर्टिकुलर x डिस्टेंस के ऊपर आपको कोई कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। t0 मींस के नो डिफ्यूजन स्टार्टेड, तो दैट विल बी 0। अब हम tc देखते हैं, c एट इंफिनिटी एट टाइम t, x इंफिनिटी और किसी एक टाइम t के ऊपर क्या होगा? दैट विल अगेन बी 0। इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्वियसली इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0 होगी, क्योंकि इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर हमेशा वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम उसको बेसिकली एक सर्टेन x तक ही डिफाइन करवा रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि आप इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर भी वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो एक सर्टेन, जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी उसका टेम्परेचर होगा, उसके लिहाज से उसकी एक सर्टेन रेंज होगी जहां तक वो डेप्थ वो कवर करेगा, x वो कवर करेगा। अगर x को मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो वहां पे भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 ही होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फॉरेन पार्टिकल, तो वो हो सकता है यहाँ तक ही रहे, वो यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे वो
अगर इतना चौड़ा ये आइटम है तो वो वहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो इतना डीप जा सके। अगर आपने वो पहुंचाना है वहां तक तो ऑब्वियसली किसी एक एक्स इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा जीरो होगी। ठीक है ना? तो अच्छा, ठीक है ना? तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है बाय सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ, ठीक है, इट विल बी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इक्वेशन जो आप यूज करोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, ERFC क्या है? यह है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। CS इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल, जो भी फॉरेन मटेरियल। X is the distance at which you are interested to calculate. T is the time for which you allow to diffuse that particular atom. ठीक है, और डेल्टा अंडरस्कोर D is basically the diffusivity. तो at any point X, at any time T, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? यू कैन यूज दिस लॉ। ठीक है, और ये एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज दिस वन, कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस एरर फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस x। और ये एरर फंक्शन एट x कहां से आता है? एरर फंक्शन ऑफ x ये आपके पास पड़े हुए हैं। x इज बेसिकली द डिस्टेंस एट विच यू आर वांट टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, और उसके अगेंस्ट उसका एरर फंक्शन क्या होगा। ये सारे कॉलम्स में, ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है, और ये चौथा कॉलम है। बेसिकली सारे एरर फंक्शन है फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 2, जो आपके पास की डेप्थ तक आपके पास है। अब मुझे इसका याद नहीं है कि 2 माइक्रोन ही होगा मेरा ख्याल है। ठीक है ना? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ एरर फंक्शन एट 1.25 डेप्थ। 1.25 डेप्थ के ऊपर ये एरर फंक्शन पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, और एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो इसको जब मैं 1 से माइनस कर दूंगा, when I'll minus it from 1, तो I'll get the complementary error function। वो बेसिकली पुट अप होगा यहाँ पे। बाकी सारे पैरामीटर आपको नोन होंगे, ये वैल्यू आप टेबल से निकालोगे। ठीक है, डेल्टा अंडरस्कोर डी की, और यू विल पुट ऑल दिस वैल्यू एंड यू विल कैलकुलेट द सी। ठीक है जनाब, एग्जाम्पल एक सॉल्व हुई हुई है बुक के अंदर, यू कैन लुक इनटू दैट एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि उसका जो सबसे आखिरी लाइन है जहाँ पे वो कैलकुलेट करता है, रेस्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन लुक इनटू दैट। ठीक है, वहां पे वो 4.5 इंटू समथिंग एंड ब्ला ब्ला आ रहा है, और आखिर में उसको वो गलती से 4.5 को 9 कर देता है, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है उसको, वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता। ठीक है, वो 4.5 ही होगा वहां पे। वो टाइपो मिस्टेक हुई है बुक के अंदर भी, वो गलती है। ठीक है, तो आप उसको 4.5 के साथ ही सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, और सिस्टमैटिक वे में वो सॉल्व हुई भी है, यू कैन लुक इनटू दैट एंड यू कैन हैव एन idea के what is happening and how you calculate the concentration of any foreign particle at distance x at time interval t, वो आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, तो यू कैन हैव एन आइडिया। यही एग्जांपल, यही जो एक्सप्रेशन है, ये आगे चैप्टर 8 में भी हम डिफ्यूज जिस वक्त पढ़ेंगे वहां पे हम इसको डेफिनेटली देखेंगे दोबारा से। ठीक है ना भले। देन यू हैव द प्लाज्मा। प्लाज्मा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि जो आपके पास है, अच्छा जनाब, प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी जिस वक्त हम आयोनाइजेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, होपफुली बस ये मेरा ख्याल चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। हाँ, बस ये 4-5 स्लाइड हैं, इसके बाद हम विल फिनिश इट। ठीक है ना? प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है बेसिकली? प्लाज्मा मैंने कहा था कि एक आयोनाइज्ड बॉडी होती है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था शुरू की स्लाइडों में कि वी हैव अ कन्फाइंड स्पेस। एक चैम्बर होता है, चैम्बर में एक पर्टिकुलर गैस होती है, गैस के ऊपर हम बम्बार्ड करवाते हैं आयंस को, और आयंस जो है वो बम्बार्डमेंट के बाद जो है वो आपका 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट सारे होल्ड करना यार। मैंने कहा मैं पिछला लेक्चर सेव कर लूं इससे पहले कि वो उसमें कोई एरर आ जाए। सही है, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हो सकती? हो जाएगी यार शेयर।
सर शेयर बिल्कुल। भी कर देना। हाँ वो बिल्कुल, किससे शेयर करूँ? मैं यूट्यूब पे या तो बना दूं इसका और आपको, इसका तो साइज काफी ज्यादा होगा, ये मेल वगैरह में तो शेयर नहीं हो सकती है यार ये मेल में शेयर नहीं होगी, सारी बात है, मेल में तो मसला ही होगा इसका। ऐसा। गूगल क्लासरूम में शायद हो जाए। गूगल क्लासरूम में तो मैं नहीं, मैं जो अभी अंडर ग्रेजुएट के साथ कर रहा हूँ ना, दैट इज बेसिकली दी, उसमें मैं यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ और यूट्यूब पे चढ़ा कर लिंक शेयर कर देता हूँ, तो बच्चे वहां से लाइव तो स्ट्रीमिंग भी ये कर ठीक लेते हैं। है। बच्चे वहां से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर लेते हैं और बच्चे वहां से इसको फिर अकॉर्डिंगली देख भी लेते हैं कि नहीं क्या फैसला करना है। ठीक है, तो ये मैं देखता सही हूँ, मैं है अभी सर। अभी मैं इसको देखता हूँ, ये दोनों तीनों जो पिछले लेक्चर है ना, ये मैं कोशिश करता हूँ कुछ चढ़ा दूँ, फिर आपको लिंक शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम आएगी, वो बीम आके किसी पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस में जाएगी, वहां पे ऑलरेडी हमने गैस रखी हुई होगी, गैस जो है वो जाके बीम उसको स्ट्राइक करेगी, वहां से उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी और हमारे पास एक आयोनाइज्ड मटेरियल जनरेट हो जाएगा। और उस जो आयोनाइजेशन एनवायरनमेंट है वो पूरे का पूरा जो चैम्बर के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर बेसिकली हाई एनर्जी आयंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना? अब लिंक समझ आ रहा है? वो जो हमने शुरू में आयोनाइजेशन का प्रोसेस देखा था उसका और प्लाज्मा का। ठीक है, कि उसके अंदर बेसिकली आपके पास एक हाई एनर्जी के आयंस अवेलेबल होंगे, उन आयंस को आगे फिर आप गाइड करते हो, उन आयंस को आप आगे गाइड करते हो और गाइड करके कहीं पे भी ले जाके या डिपॉजिट करवा देते हो या वहां पे मटेरियल को नॉकआउट करने के लिए करवा देते हो। ठीक है, या प्लाज्मा के और भी फायदे होते हैं, वो हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे फैब्रिकेशन के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मा इज यूज्ड टू नॉक आउट सबस्ट्रेट मटेरियल एट द डिजायर्ड लोकेलिटीज in dry etching process are used to carry chemicals in chemical vapor deposition processes। ठीक है, समझ आ गया कि बेसिकली या एचिंग के प्रोसेस के अंदर भी यूज हो रहे हैं और जो डेपोजिशन का प्रोसेस है उसमें भी प्लाज्मा बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा होता है डेपोजिशन ऑफ आयंस को। ठीक है, और करते किस तरह, प्रोसेस वही होता है कि आपने उस चैम्बर के अंदर जिसके अंदर आपने वो बेसिकली एक गैस को कन्फाइंड किया हुआ है, ठीक है, वहां पे आपने उन एटम्स को वाइब्रेट करवाना है हाई एनर्जी के साथ। वो बाहर से इलेक्ट्रॉन आके भी उसको वहां से जेट करवा सकते हैं। वो अगर आप एसी वोल्ट अप्लाई कर दें उसके ऊपर हाई एनर्जी की, ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो भी आप बेसिकली उसको आयोनाइज करवा देते हैं, या आप वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी दे दें तो भी बेसिकली वहां पे आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर हो रहा होता है जहां पे 10⁻³ to 1 टॉर का ऑपरेशन का वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा होता है। दिस इज मीडियम, this is the medium type vacuum, not very high or the ultra high vacuum। ultra high vacuum 10⁻⁹ तक भी जनरली जा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जिस वक्त आप चार्ज उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन में वही के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपका अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल होता है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। ठीक है, जो हमारे पास प्रोसेस है आयनाइजेशन का वो उसमें 4 बेसिकली प्रोसेसेस हैं। वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, एक्साइटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ये चारों में आयनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन के अंदर जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, समटाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाते हैं और समटाइम सिर्फ हाई एनर्जी आपके पास आ जाती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, और लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता। ठीक है, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन में क्या होता है, एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन जाता है या हाई एनर्जी जाती है, वो एटम को एक्साइट करवा देती है। ठीक है, और जिस वक्त वो एटम एक्साइट होता है तो वो बेसिकली एक लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जिस वक्त वो लो से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा लो एनर्जी स्टेट में अपनी एनर्जी वहां पे वो जाया करेगा और फिर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। जिस वक्त वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो आके वापस ले लेगा। ठीक है, तो दिस इज दी एक्साइटेशन। और रिकॉम्बिनेशन होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन, वो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, वो बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए इलेक्ट्रॉन अलहदा होते हैं और फिर आके वो दोबारा अपने आयन के साथ मिल जाते हैं और आयन को दोबारा आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पहले आयन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है जिस वक्त वो रिलीज होते हैं होल्स या आयंस इलेक्ट्रॉन्स,
लेकिन अगर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा ज़्यादा देर तक सस्टेन ना कर सके, तो वो वापस आके रिकम्बाइन हो जाते हैं विद देयर ओन आयंस, और आयन फिर वो न्यूट्रलाइज स्टेज के अंदर चला जाता है। तो ये सारे का सारा, ये चारों के चारों प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली आपके प्लाज्मा के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में जहाँ पे आयंस अवेलेबल होते हैं, वहां पे ओवरऑल प्लाज्मा की जो स्टेट होती है, ओवरऑल प्लाज्मा की स्टेट न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या आयंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स वो भी सिमिलर अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो द स्टेट ऑफ द प्लाज्मा इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है जनाब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यू अप्लाई ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू टू डू सम केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें दो सबसे बड़ा प्रोसेस जो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का ये प्रोसेस है कि आपके पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यू अप्लाई अ डीसी सोर्स एनर्जी जो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल NaCl अगर आपके पास मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो जो ही आप उस पर आप वोल्टेज देंगे तो सोडियम के आयन लैदा हो जाएंगे, क्लोरीन के आयन लैदा हो जाएंगे। सोडियम के आयन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाएंगे, और क्लोरीन के जो है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन बेसिकली एनोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, और जो सोडियम है वो बेसिकली आपका कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, तो इसको भी हम बेतहाशा जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रो डेपोजिशन में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, जिस वक्त आप इलेक्ट्रिकली कोई चीज डिपॉजिट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक्स में बेसिकली आपको अब होता क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोफोरेटिक पंपिंग, ये दो जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोफ्लूइडिक्स में। माइक्रोफ्लूइडिक में क्या होता है? माइक्रोफ्लूइडिक में आपके पास बड़े बारीक चैनल्स होते हैं, बहुत बारीक चैनल होते हैं, ठीक है। तो आप कन्वेंशनल जो इवन माइक्रो पंप्स के थ्रू भी आप उनके अंदर से फ्लूइड फ्लो नहीं करवा सकते, क्योंकि रीजन बिहाइंड ये है कि जिस वक्त आप फिजिकली इम्पेलर के थ्रू जिस वक्त आप फ्लूइड को इंजेक्ट करवा रहे होते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जिस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वो जो बारीक कैपिलरीज होती हैं, जो बहुत स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, वो बेसिकली आपके पास वो इस काबिल नहीं होती कि वो आपका बेयर कर सकें प्रेशर्स को। तो फिर आपको एक फिजिकल फिनोमेना की जरूरत होती है, ठीक है। जिस फिजिकल फिनोमेना के थ्रू बेसिकली आप नेचुरली उसको अलाउ करते हैं कि वो फ्लो करे, और उसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है वो जो सरफेस टेंशन होती है वो बेसिकली अपना रोल प्ले कर रही होती है, या कैपिलरी एक्शन जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है? होता यह है कि जी फ्लूइड नियर द ट्यूब वॉल इज आयोनाइज्ड इनटू पॉजिटिव आयंस कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस एनोइंस, ठीक है। जिस वक्त आपके पास ये एक ट्यूब है, चलना, ठीक है ना, ये आपके पास एक ट्यूब है जिसके अराउंड आपने एक वोल्टेज अप्लाई की हुई है, ठीक है। जो भी फ्लूइड इसके अंदर जा रहा होगा वो बेसिकली आपके पास वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्पेशल पॉलीमेरिक लेयर ऑन द ट्यूब वॉल इमोबिलाइज द लोकल एनोइंस, ठीक है। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो बेसिकली एक पॉलीमर की कोट की भी होती है उसके अंदर, ठीक है, उस चैनल के अंदर, ठीक है। वो जो पॉलीमर की कोट होती है वो बेसिकली आपके जो नेगेटिवली चार्ज एनोइंस होती हैं उनको रोक देती है, इमोबिलाइज कर देती है, ठीक है, वो स्टिक कर जाते हैं उसके साथ। जबकि जो फ्री कैटॉइंस होते हैं, जो कि पॉजिटिव आयन वाले होते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से आपका एक फ्लो जो है वो फिर मूव होता है, और वो फिर बेसिकली आपके जो कैटॉइंस हैं, कैटॉइंस जो पॉजिटिव आयन वाले हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो पॉजिटिव आयन वाले जो आपके सॉरी कैटॉइंस एनोइंस होते हैं नेगेटिव आयन वाले, वो बेसिकली इस पॉलीमर लेयर के अंदर एम्बेड होता है। तो दिस इज हाउ द पॉजिटिव आयन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोटिक पंपिंग भी हम इसको कह रहे होते हैं। दूसरा जो है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक पंपिंग, अगेन चार्ज इज देयर, ठीक है, और चार्ज की वजह से हम एक सर्टेन पोटेंशियल, ये बिल्कुल जिस तरह हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक भी वही चीज है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑफ द आयन होती है। तो जिस रेलिवेंट चार्ज के लिहाज से आप वो वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, वो उस फ्लूइड में से निकल के फ्लो करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द कैटॉइंस, टुवर्ड्स द एनोड्स एंड द कैथोड्स अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्जेस, ठीक है। और ये वोल्टेज आप चेंज करते चले जाते हैं,
चार्ज भी एटम्स के ऊपर, डिफरेंट एटम्स के ऊपर डिफरेंट होता है। चार्ज हमें नोन होता है जो एटम्स के ऊपर है, उसके लिहाज से हम उसको फिर सेपरेट आउट करते चले जाते हैं। तो डिफरेंट वेलोसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और जो स्पीशीज होती हैं वो आपकी सेपरेट आउट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक पंपिंग इज वाइडली यूज्ड इन द बायोमेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इट इज यूजुअली यूज्ड इन द कंजक्शन विद इलेक्ट्रोस्मोटिक पंपिंग। तो हियर वी एंड चैप्टर 3। ठीक है जनाब, छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत लंबा छोटा चैप्टर नहीं है। यू कैन गो थ्रू इट अकॉर्डिंगली एंड बाय द एंड ऑफ डे अगर ये जो लेक्चर्स हैं ये भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको देख लेंगे कि जी कोई अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो यू कैन गो थ्रू दिस अगेन, और जो है वी कैन डिस्कस। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक, तो दूसरा ये कि हम डिस्कस करेंगे रिसर्च जितनी भी है और जो असाइनमेंट है वो आप जो करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आप मुझे ब्रीफिंग दोगे, 40 मिनट का एक लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें आप मुझे ब्रीफिंग दोगे कि जी आपने क्या किया, क्या एरिया है, उसके लिहाज से वी विल सी कि जी हम जो रिसर्च है उसको हम किस तरह लेके चलें सारे प्रोसेस के अंदर। राइट सर, ठीक है ठीक है सर, जनाब, चलो अल्लाह ठीक ताला है खैर सर, वाफियत रखे, थैंक यू वेरी मच। और फिर हम इंशाल्लाह देखते हैं इसको अकॉर्डिंगली कि क्या करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं ठीक है? है सर। सर कोई रिकमेंडेशन वगैरह है कि रिसर्च टाइप किस तरह की करनी है? देखो इट इज ऑल अप टू यू ना कि आप क्या करना चाह रहे हो। डिवाइस आपने सेलेक्ट करना है, आप मुझे बताओगे कि ये चीजें मेरे पास ऑप्शन है, ये इस एरिया में मैं काम करना चाह रहा हूँ, देन आई लेट यू नो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, और इसमें हम काम कर सकते हैं कि इसमें हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में लेक्चर के कहा था कि ठीक है मुझे बेसिकली देखना होता है फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये हम फैब्रिकेट भी बाय द एंड ऑफ डे करा लेंगे या नहीं करवाएंगे, या इसका पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जिस वक्त आप मुझे बताओगे कि जी ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर काम मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे, तो फिर हम डिस्कशन में देखेंगे कि ये फिजिबल भी है या नहीं है। हमारे चंद एरियाज ऑफ कंसर्न्स हैं जिसमें हम एक्सेलरोज में काम कर रहे हैं, जायरोज में काम कर रहे हैं, ग्रिपर्स में काम कर रहे हैं, एनर्जी हार्वेस्टर्स में काम कर रहे हैं, माइक्रो मैनिपुलेटर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एरियाज हैं जिनमें हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी मीटर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन एरियाज में से कोई जो पर्टिकुलर एरिया आपको लगता है कि ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर डिवाइस है जिसपे हम काम कर सकते हैं, तो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, उसमें से फिर हम देख लेंगे कि हमने क्या काम करना है, और फिर उसमें जो पर्टिकुलर अभी जो तुम्हारा पर्पस होगा, जो अभी तुम आप लोग गो थ्रू कर रहे होगे सारे के सारे लिटरेचर, उसमें बेसिकली माइक्रो डिवाइस तो ठीक है कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक्सेलरोमीटर में आपने काम करना है, एक्सेलरोमीटर के किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप कैटर करना चाह रहे हो ये भी आपने स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो यू हैव अनदर 2-3-4 डेज टिल द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल गो थ्रू ऑल द स्टफ जिसमें हम देखेंगे कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, और उसमें आप किस पर्टिकुलर डिवाइस की किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप बेसिकली कैटर करना चाह रहे हो अपनी रिसर्च में। ठीक है, और ये इट विल बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स एज वेल, जो कि एज अ प्रोजेक्ट आप ले रहे होगे। ठीक है, और उसकी बाय द एंड ऑफ द फिर हम मार्किंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो गो थ्रू ठीक इट, है सर, उसके लिहाज से फिर हम इसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है जनाब, श्योर सर, ठीक है सर, चल अल्लाह ताला खैर वाफिज रखे जनाब। ठीक हो गया, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह